हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने ही चैनल अजय क्लासेस जेएमएस में। दोस्त, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस चैनल को आप लोगों मिल करके अपने ही परिवार को आप लोगों ने मिल करके 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर को पूरा किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के खुशी पर आज हम आपके लिए इतिहास का पहला चैप्टर लेके आए हैं, जिसको यूरोप में राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन यूरोप। और जानते हैं कि आज हमारे इस 2022 का सबसे लास्ट दिन है ना। बस इसी को यादगार के लिए और नए साल में आने वाले समय को यादगार के लिए हमने इस वीडियो को लेकर आए हैं। और साथ ही साथ एक बेहतरीन जुनून है, क्योंकि आप लोगों ने ही तो इस जुनून को भर दिया है, क्योंकि हमारे इस चैनल को 1000 सब्सक्राइब को आपने पूरा करवाया है अपने परिवार को। चलिए, इस पर बेहतरीन वीडियो हम लेकर आए हैं। इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए दोस्त, यूरोप में राष्ट्रवाद जो है, यह चैप्टर एक्चुअली में क्लास 10th के लिए है, लेकिन हम पूरे भारतवर्ष के लोगों को यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस दुनिया में शासन हुआ करता था। हमारे भारतवर्ष में इंसान को पता होना चाहिए कि हम लोगों को जो शासन मिला है ना, हम लोगों को जो अधिकार मिला है ना, वो ऐसे ही नहीं मिला है। मतलब हम लोग जो आज ऐश की जिंदगी जो जी रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं मिला है। इसको पाने के लिए बहुत सारा कठिन परिश्रम हुआ है, और कठिन परिश्रम के साथ साथ कितने लोगों ने अपनी जानों की आहुति दे दी है। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से शासन व्यवस्था पूरा दुनिया में चलता था। एक फ्रांस ऐसा देश था जिन्होंने एक ऐसा चिनगारी बो दिया जिससे पूरा दुनिया में एक होड़ सा लग गया कि पूरा देश लोकतांत्रिक होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए। और मेरा भारत ही नहीं, पूरा दुनिया गणतंत्र होना चाहिए, और पूरा दुनिया एक गणतांत्रिक व्यवस्था से, लोकतांत्रिक व्यवस्था से शासन स्थापित होना चाहिए। तो किस तरीके से फ्रांस ने चिनगारी को बोया था, और किस तरीके से वहां के लोगों ने एक आतंक समाचार दिया था पूरे फ्रांस में, जिससे देखा देखी फ्रांस के चारों तरफ के देश, धीरे धीरे पूरा दुनिया का देश जाग गया कि सारे लोग जो निरंकुश शासन व्यवस्था से ग्रसित थे, जो राजतंत्र शासन व्यवस्था से ग्रसित थे, वो सारे लोग को आंख खुलता है और धीरे धीरे गणतंत्र की होड़ लग जाता है, और पूरे दुनिया में एक क्रांतिकारी रास्ता को लेकर के जाता है, जिससे धीरे 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 पूरा दुनिया में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो जाता है। तो चलिए, आज हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए दोस्त, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है ऐसे समझिए। उससे पहले हम लोग समझते हैं जातिवाद, क्योंकि आप जातिवाद से भले भाली अच्छा से परिचित होंगे। जातिवाद मतलब होता है कि जाति के बारे में सोचना। आप इस चीजों को बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। जब भारत में इलेक्शन होता है ना, तो ज्यादातर देखिएगा कि कुछ लोग होते हैं जातिवाद के हिसाब से, यानी जाति के हिसाब से वोट करते हैं। मतलब कि अपने जाति के बारे में ही सोचना जातिवाद होता है। उसी प्रकार से सर है राष्ट्रवाद, मतलब अपने राष्ट्र यानी अपने देश के बारे में जो सोच विचार जो डेवलप होता है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। यानी अपने देश के बारे में सोचना ही राष्ट्रवाद होता है। अगर हमारे अंदर इस देश के प्रति, अपने देश के प्रति स्नेह और प्रेम की भावना अगर उत्पन्न हो जाए, तो हम राष्ट्रवादी कहलाएंगे। यानी हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना को पनप चुका है। तो देखिए, यह जो राष्ट्रवाद की भावना जो पनपा था, यह कहीं था ही नहीं, पूरे दुनिया में नहीं था, क्योंकि पूरा दुनिया राजतंत्र के हिसाब से चलता था। खुद हमारा भारत भी राजतंत्र से भयानक ग्रसित था। लगभग पूरा दुनिया राजतंत्र से ग्रसित था, और किस तरीके से राजतंत्र से धीरे 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 एक होड़ सा लग गया, जो कि गणतंत्र की ओर अग्रसर करता है। देखिए, एक देश है फ्रांस, जो कि यूरोप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है फ्रांस। क्या होता है कि फ्रांस में ना, जो फ्रांस है, जिस तरीके से हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था, उसी तरीके से फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। जो कि बुर्बो राजवंश का जो राजा हुआ करता था, वह लुई नामक होता था। लुई 1, लुई 2, लुई 3, इस तरीके से करते करते लुई 16 तक चल गया था। लुई 1, 2, 3, 4, 5 सब तक ठीक चला, लेकिन लुई 16वां के लिए दिन खराब था। और मैडमिये दिन खराब कर दी, मैडमिये ले डूबी,
क्योंकि लुई 16वां ना सोचता था कि शासन व्यवस्था को अच्छा से कायम किया जाए, लेकिन मैडमिया चौपट थी, मैडमिया उसको ले डूबी। क्योंकि मैडमिया ना ऐश मौज करने में थी कि हम राजा के पत्नी हैं, हम रानी हैं, हमको इतना महंगा हार चाहिए, हमको इतना चीज हार चाहिए। और यही हार और यही जो फैशन करती थी उसके लिए जंजाल बन जाता है, जो कि दोनों को बुलेटिन पर चढ़ा के मार दिया जाता है। जनता कहता है ना कि जनता में आप जनता में एक आक्रोश भर दीजिए, अगर जनता में बबुआ आक्रोश अगर आ जाएगा तो दुनिया का सारा ताकत जनता के पीछे विफल हो जाती है। वही हुआ था फ्रांस के साथ। ध्यान से समझिए, फ्रांस में निरंकुश शासन व्यवस्था चलता था। फ्रांस का राजा था लुई 16वां। अगर लुई 16वां से पहले जाएंगे तो लुई 15वां और लुई 14वां। लुई 14वां इतना हरामी शासक था जिन्होंने अपने आप को कहा था कि मैं ही राज हूं, मेरे द्वारा बोला गया हर बात कानून है। बताइए तो कोई राजा ऐसे कर सकता है सर? मतलब इतना खतरनाक राजा जो बोल देगा वही कानून। मतलब हम ही राज हैं, जो कुछ भी होना चाहिए वो मेरे, जो हम कहेंगे वही सत्य है। ठीक ठाक चला इसका शासन। लुई 15वां आ गया, उसका भी शासन चला, लेकिन लुई 16वां के लिए खराब, ओकर किस्मत फूटल था लुई 16वां के। आ मैडमिया जोरे जोरे लपेट दी ओकरा। क्या हुआ था, लुई 16वां जो शासन कर रहा था, है ना, क्योंकि फ्रांस में था, लुई 16वां जो था फ्रांस कर रहा था। और पता है फ्रांस जो था पूरा दुनिया का सबसे पावरफुल देश था, सबसे बहुत बड़ा देश था, पूरा मजबूत देश था। और जैसे जैसे फ्रांस करता था ना वैसे वैसे लगभग देखा देखी पूरा यूरोप करने लगता था। इसीलिए ऑस्ट्रिया का राजा था मेटरनिख। मेटरनिख ने बोला जब फ्रांस को सर्दी लगता है तो पूरा यूरोप छींकता है, क्योंकि फ्रांस जो जो काम करता था वह पूरा यूरोप करने लगता था। यानी फ्रांस के प्रभाव में आकर के लगभग देश उसी के प्रभाव में आकर जैसे करता था वैसे करने लगता था। देखिए वहां का जो राजा था लुई 16वां था। लुई 16वां ने अपने समाज को दो भागों में बांटा हुआ था। एगो था विशेषाधिकार, एगो था साधारण वर्ग। और जो साधारण वर्ग में जो आते थे वो बहुत गरीब लोग को रखे हुए था, और जो विशेषाधिकार वाला में था वह पादरी था, जो बड़ा बड़ा चर्च में जो पूजा पाठ कराता है ना वो था। और उसके साथ साथ जो बहुत बड़ा पूंजीपति के लोग हुआ करते थे वो था। मतलब देखिए कितना मतलब गेम खेल रहा था वहां का जो राजा था लुई 16वां। अब देखिए, और बड़ा बड़ा लोग को बड़ा बड़ा अधिकार मिला हुआ था, आज छोटा छोटा लोग को छोटको अधिकार नहीं था। मतलब कि अगर कोई बड़ा आदमी या पैसा वाला आदमी किसी को मर्डर भी कर देना तो सरकार कुछ नहीं करेगी, निठल्ले घूमता था। अगर गरीब खाली किसी को कुछ बोल देना उसको कानूनन कार्रवाई किया जाता था। देखिए किस तरीके से हमारे समाज को बांटे हुए था। और वहां पर देखिए और क्या करता था कि जो पादरी और कुलीन था, जो पैसा वाला था उससे टैक्स नहीं लिया करता था, और जो गरीबा था उससे बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे। अभी भी सरकार टैक्स ले रही है, लेकिन अमीर से टैक्स ले रही है, और अमीर से टैक्स लेकर के गरीबों को अंत्योदय दिया जाता है, इंदिरा आवास दिया जाता है, अभी भी है। लेकिन अभी जो है टैक्स वह संवैधानिक रूप से टैक्स है। अब पहले जो टैक्स था वह निरंकुश टैक्स था। तो फ्रांस का जो समाज था दो भागों में बांटा हुआ था, और फ्रांस में जो शासन चलता था दो प्रकार के शासन था। ये पूरा देश में जो शासन चलता था दो प्रकार के था, एगो था संवैधानिक राजतंत्र और एगो था निरंकुश राजतंत्र। जो कि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र चलता था। वहां जो फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां ने एक बैठने वाला संसद, जिसको हम बोल सकते हैं बैठने वाला एक है ना हॉल बनवाया था, जिसको पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता था। इस पार्लियामेंट में जो अमीर अमीर कुलीन और पादरी वर्ग के आते थे उसको बैठ करके मीटिंग करता था, और जो भी नियम कानून होता था वही बैठ करके पास करवा देता था। और गरीब लोग मारा जाता था, गरीब के हित में कोई नियम कानून बनता ही नहीं था, लोग मारे जाते थे, और वो लोग ऐश कर रहे थे बैठ करके, है ना। और एगो था जनरल असेंबली जिसमें सब लोग को बैठने का अधिकार था। और जनरल असेंबली में गरीबों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, हमेशा अमीरों का ध्यान दिया जाता था।
है ना। इस तरीके से शासन व्यवस्था था जिससे पूरे फ्रांस में लोग नाखुश हुआ था। पूरे फ्रांस में लोग ने राजा से नाखुश था। और साथ ही साथ हद तो तब हो गया, जो लुई सोलहवां था, लुई सोलहवां के पत्नी का नाम था अंतुआनेत, जो कि ऑस्ट्रिया की थी, है ना, ऑस्ट्रिया की अंतुआनेत, उनसे शादी हुआ था लुई सोलहवां को। लुई सोलहवां का एक बेटी थी 3 महीना के। ये इतना हरामी थी उसकी मैडम, जिसको मैडम को मिसेस खर्चालू भी कहा जाता है। क्या करती थी कि 3 महीना के बेटी झुनझुनिया के खिलावे के लिए 1000 नौकर रखी थी, और 1000 नौकर को कुछ दे देता था। कभी सोना दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ देना ही था, तो क्योंकि उसको अपना पॉकेट से थोड़ा पैसा लग रहा था, जात रहा था गरीब जनता का पैसा। और क्या करता था लुई सोलहवां, कहता था कि यस बेबी, खर्चा करो, खूब खर्चा करो, और ये नहीं सोचो कि कितना खर्चा हो रहा है, खाली तुम खर्चा करो, टैक्स हम बढ़ा देंगे। खर्चा करना कितना है से नहीं, खर्चा जितना मर्जी है उतना कर दो, और उसी के हिसाब से हम गरीबों पर टैक्स लाद देंगे। बताइए, ऐसा कोई राजा होगा जो अपने ही देश के जनता के साथ इतना निरंकुश से पेश आएगा? कितना कितना क्रूर शासक हुआ करता था, कितना क्रूर रहा होगा, समझ सकते हैं। लेकिन वही परिणाम भी तो उसका वही होता है, जिससे लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ था। और एक अर्थशास्त्री था कोलोन, जब उसका जो आर्थिक स्थिति था, धीरे धीरे टैक्स कलेक्ट नहीं होता था, है ना, मैडेमिया बहुत ज्यादा खर्चा करने लगी। अब जो टैक्स था वो टैक्स सही से नहीं आ पाता था। बस लुई सोलहवां ने एक प्लान बनाया कि एक ऐसा अर्थशास्त्री को लाइए जिससे पॉलिसी बनाया जाए कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगा। तो उन्होंने एक चूज किया कोलोन नामक अर्थशास्त्री से, विद्वान थे, और कोलोन से कहा कि आप ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा आर्थिक स्थिति में सुधार आए। तो कोलोन ने कहा कि देखिए, आप मैडम को कहिए कि इतना खर्चा ना करे। जब मैडमिया को यह बात पता चला ना, मिसेस खर्चालू अंतुआनेत विद्रोह कर देती है। तुम कौन हो सकता है, हम रानी हैं, हम कितना भी खर्चा करें। और कोलोन को जबरदस्ती निकलवा देता है। कहता है किससे? लुई सोलहवां से, हम ही न तो आप ही, जल्दी कोरोना के निकालिए। बस लुई सोलहवां कोलोन को निकाल देता है, जिससे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति और चौपट हो जाता है। और आर्थिक स्थिति के चौपट होने के बाद लुई सोलहवां ने एक निर्णय लेता है कि हम कुछ लोगों के साथ अब बैठक करते हैं कि आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है। तो जनरल असेंबली में फिर से बैठक बुलाया जाता है, और जनरल असेंबली में लगभग 150 साल बाद बैठक बुलाया गया था। और वहां का जो जनता थी वो पूरा खुश थी कि आज लगता है 150 साल बाद बैठक हो रहा है, आज लगता है हमारे फायदा का बात होगा उस असेंबली में, हमारे पक्ष का बात होगा उस असेंबली में। आज जब बैठक होता है तो फिर से कुलीन और पादरी का पक्ष लिया जाता है, और लोगों का अधिकार पर नहीं, कुलीन पादरी के हिसाब से नियम कानून बनाया जाता है, और फिर से ज्यादा टैक्स के लिए बनाया जाता है। लोगों ने विद्रोह कर दिया, और वही विद्रोह इतना भयानक करता है जो कि उस जो जनरल असेंबली के बगल में एक वास्तिल का जेल होता है, उस वास्तिल को जेल में जाकर के सारा लोग हथियार लूटता है, और पूरा जेल में तोड़फोड़ मचा देता है, और पूरे क्रांति धीरे धीरे पूरा फ्रांस में फैल जाता है। और देखते देखते फ्रांस में भयानक क्रांति हो जाता है। और भयानक क्रांति के बाद धीरे धीरे उस लुई सोलहवां को और उसकी पत्नियों को गुलीटी पर चढ़ा के मार दिया जाता है, जिससे फ्रांस की क्रांति, है ना, मतलब फ्रांस की क्रांति का परिणाम यह होता है। और जब यह फ्रांस की क्रांति हुआ, जिससे लुई सोलहवां का अंत हो गया, और फिर से शासन व्यवस्था में थोड़ा सा मूवमेंट आता है कि फ्रांस का शासन व्यवस्था एक नया तरीका से चलाया जाए। और वही फ्रांस, और वह जो युद्ध और वह जो क्रांति हुआ था, वह दिन था 14 जुलाई
1789 ईस्वी में फ्रांस का क्रांति होता है और इस फ्रांस के क्रांति के बाद लुई 16वां यानी बुर्बो राजवंश का समाप्ति हो जाता है और गरीबों का एक दल बनता है जिसे जैकोबियन दल कहा जाता है और यह अच्छा खासा दल बनता है और फिर से जैकोबियन दल कहता है कि अब फ्रांस पर हम लोग शासन करेंगे, यानी मध्यम वर्ग का ग्रुप रहता है जैकोबियन दल। और फिर से जैकोबियन दल से, है ना, जैकोबियन दल का क्या होता है, धीरे धीरे शासन प्रणाली फ्रांस में चालू हो जाता है। चलिए इससे आगे हम लोग वीडियो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।